1980 आते आते ही जैसे ही ग्रास रूट पे चीजें बदलना शुरू हुई, जैसे ही कम्युनिटीज में जागरूकता आना शुरू हुई, दोबारा से वो कहना शुरू किए कि हमको जो है शेड्यूल कास्ट में शामिल करना चाहिए। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि एक आर्गुमेंट का ये है कि ये आप लोग जो है मंडल के बाद ही आर्गुमेंट बना, उससे पहले जो है ये कभी आर्गुमेंट था ही नहीं। मतलब उनका कहना था कि ये लोग, ये कोई बहुत पुराना ये नहीं है कि ये लोग को, उन लोग को जो है बुरा लगा कि इनके साथ 1950 में कोई धोखा हुआ। दरअसल इनको मंडल आंदोलन के बाद ही इनके कुछ लोगों ने सोचा कि ये जो है हमको इसमें दलित आरक्षण में भी आना चाहिए, तब ये आर्गुमेंट बना। इसलिए ये बहुत नया आर्गुमेंट है, इसलिए बहुत मतलब कि ये पुरानी मांग नहीं है, नई मांग है इनकी। तो ये बात समझिए, नई मांग का मतलब कहना, इनका मतलब है कि ये बहुत कृत्रिम टाइप की, आर्टिफिशियल टाइप की मांग है इनकी। 30 साल पहली बात कम नहीं होते हैं, लेकिन ये हिस्टोरिकली रॉन्ग है, क्योंकि आप अगर ये बहुत ही ऊपर ऊपर नेशनल लेवल के आर्गुमेंट्स है। आप बताइए, महाराष्ट्र में आप खट्टिक समाज में जाइए, वो क्या वो 1985 में इनके साथ छुआछूत नहीं होता था, या उनको ऑपरेशन नहीं फेस होता था? और आप अगर ये बोल रहे हैं कि मांग अभी आई है, तो मांग क्यों आ पा रही है? मंडल के बाद ओबीसी रिजर्वेशंस आई, कॉन्शियसनेस बढ़ी। कॉन्शियसनेस को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। यस, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, और क्योंकि मुस्लिम कास्ट को इंक्लूड किया गया ओबीसी में, उसकी वजह से एक थोड़ी सी कॉन्शियसनेस आई, जो एंटी कास्ट कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जिसकी वजह से पासमानदा मूवमेंट आया 1990s में। लेट 1990s एजाज अली सर, अली अनवर सर, ये लोग क्या है, उसके टाइम पे और भी बहुत लोग थे दिल्ली में, अलग अलग जगह, जो लोग इस बार, शब्बीर अंसारी उसके पहले से काम कर रहे थे महाराष्ट्र में। मूवमेंट लोकल लेवल पे बहुत अलग अलग चल रहा था। आपको पता नहीं है तो जरूरी नहीं कि मूवमेंट था नहीं, पहली बात। दूसरा कि जो आर्टिकुलेशन होता है किसी भी दर्द का, वो तब होता है जब आदमी एक स्तर पे आ सकता है कि आर्टिकुलेट कर पाए। तो जब आज भी अगर आप देखेंगे दलित स्टूडेंट्स की जो सुसाइड्स हो रहे हैं कैंपस में, या दलित स्टूडेंट्स की डिस्क्रिमिनेशन है, आप मुझे बताइए 1980 में इसके बारे में बात हो रही थी? नहीं हो रही थी। आज ये इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है गवर्नमेंट से कि आप क्या कर रहे हैं दलित स्टूडेंट्स का ऑपरेशन के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए। अब 1980 में अगर ये बात नहीं हो रही थी, तो मैं क्या बोलूं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था उस टाइम पे, या फिर ये मांग गलत है? ये दलित students being faced by caste discrimination on campus, it started after a lot of students started getting admitted in campuses. जब आप बढ़ेंगे तब आपको रियलाइज होगा, तब आप असर्ट करेंगे, तब आपको दबाया जाएगा, तब वो ये प्रोसेस होता है चालू। तो अगर कुछ पहले नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो था नहीं। तो ये अगेन सिमिलर लॉजिक रिपीट हो रहा है यहाँ पे कि पहले नहीं था, बाद में नहीं है। ये बात सच है कि जो पासबंदा मूवमेंट के आने के बाद एक आर्टिकुलेशन बढ़ी है लोगों की, और लोग थोड़ा सा और समझ रहे हैं इस इश्यू में। एकेडमिक्स एक्टिविस्ट लोग जुड़ के समझ रहे हैं, बात का प्रचार हो रहा है। जिस तरह दलित एट्रोसिटीज की बात का प्रचार हुआ है कुछ सालों में, क्योंकि जब आपके मीडिया में लोग आएंगे, अभी आज मुफ्त नायक चलता है, इतना अच्छा मीडिया चैनल है, मीना कोतवाल उनके एडिटर है, इतने बढ़िया वो लोग इश्यूज उठाते हैं। तो ये इश्यूज पहले नहीं उठते थे। क्यों उठते हैं आज? क्योंकि आज एक दलित महिला है जो उस स्तर पे है, जो बात कर सकती है वैसे। तो अगर वो 10 साल पहले नहीं थी, इसका मतलब क्या अत्याचार नहीं होता था? तो again, this is a very fallacious argument, and they are very flawed, very hurtful, and logics to be employed by people like this who claim to speak for the oppressed. मतलब ये कोई बात नहीं हुई कि पहले क्यों नहीं बोला आपने, या पहले नहीं था बात। तो अच्छा, मैं इसी में जोड़ दूं शिरीन, देखिए मैं स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ। वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने, जब बहस ये चल रही थी, तो इन लोगों ने कहा हमको माइनॉरिटीज राइट दे दो, हमको जो है हज का अधिकार दे दो, मतलब हज पे जाने, इस तरीके की बात, आर्टिकल 29-30 दे दो, तो ये सब दे दो ताकि जो है फिर हमको जो आरक्षण नहीं चाहिए, इस तरीके का वो आर्गुमेंट बना रहे हैं। ठीक है, और बस एक सवाल इसके बाद और लूंगा, उसके बाद खत्म। जी जी जी। तो अगेन पहली बात कि ये तो हम भी बोल रहे हैं, ये तो जो ये बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं कि हमारे जो मुसलमान के लीडर्स हैं, उनने हज पे और ट्रिपल तलाक पे ही फोकस किया है, और ये सब चीज पे नहीं किया। तो हम ये तो हमारी बात को रिपीट कर रहे हैं, प्लेजराइज कर रहे हैं हमारी। ये तो हम शुरू से बोल रहे हैं। मतलब आप किसी भी खालिद अंसारी का पेपर देख लीजिए, वो कब से लिख रहे हैं, वो बात ये कर रहे हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी पॉलिटिक्स जो रहा है वो कुछ मुद्दों पे सेंटर्ड रहा है, उनको उसके सिवा उन्हें देखा ही नहीं है। तो ये बात सच है।
इसीलिए हम अभी जो लोअर कास्ट से कुछ लोग हैं, और आपने जैसे बोला ना, आप दलित है ना, मैं दलित हूँ, और हम लोग कुछ लोग जो आ पा रहे हैं, हल्के जो पिछड़े कास्ट से आ पा रहे हैं, कुछ बात कर पा रहे हैं, और दलित लोग भी बात कर रहे हैं अपने जगह पे, वो लोग भी बात कर रहे हैं इस बारे में। तो जब इन लोगों ने बात नहीं उठाई, एक कर लेता हूँ। वो कह रहे कि इनको ओबीसी में आरक्षण तो मिल ही रहा है, तो एससी में, ओबीसी में क्यों इतनी घुटन हो रही है कि वो जो है एससी में आना चाह रहे हैं, और इंडियन स्टेट इनके लिए कोई भेदभाव वाली बात नहीं कर रही थी, तभी तो इनको ओबीसी में डाल रखी है, एसटी में डाल रखी है। एससी एक स्पेशल कैटेगरी है, और अभी देखिए इसके ऊपर जो है एक और साहब, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि देखो मणिपुर में क्या हो गया एसटी में डालते ही। तो तुम अगर सुप्रीम कोर्ट को वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुम लोग, सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि अगर तुम लोग डाल दिए अगर दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को एससी में, तो वैसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, बस इस पे आप कमेंट करें, फिर खत्म करते हैं। जी नहीं, ये मुझे पता है आप किस पोस्ट की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे खालिद अंसारी साहब ने बहुत अच्छा बोला इस बारे में कि अक्सर क्या होता है कि जो ऑप्रेस्ड होता है वो ऑप्रेसर की लैंग्वेज यूज करने लगता है कभी कभी, और हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बस दुख कर सकते हैं इसको देख के। और लेकिन ठीक है, एक आध लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, और कुछ नई बात तो है नहीं कि आप वायलेंस से मतलब थ्रेटन किया जा रहा है। तो खैर, जो सपोर्ट है उस पर फोकस करना चाहिए हमें। और जो ओबीसी वाला आर्ग्यूमेंट है वो इसलिए क्योंकि आप कोई दलित कम्युनिटी है जिनके हिस्टोरिकली जो लोग छुआछूत को फेस किया है, हिस्टोरिकली मतलब ये नहीं कि पहले, हिस्टोरिकली मतलब अभी भी उनके इफेक्ट्स चालू हैं, अभी भी उनके नाम से, उनके घर से, वो कहाँ रहते हैं, वो सब में जुड़ा हुआ है। तो वो ओबीसी कैटेगरी में नहीं compete कर सकते। एक हलालखोर बिरादरी का इंसान किसी भी यादव से या इवन अंसारी से compete नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ओबीसी लिस्ट में अगर आप देखेंगे कौन लोग फायदा उठा सकते हैं, ये लोग फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और ओबीसी लिस्ट में क्यों आया, ये भी बहुत जरूरी है कि मंडल कमीशन तो ने नाम लिया, लेकिन पहले से स्टेट लिस्ट, क्योंकि ओबीसी स्टेट के हाथ में होता है, स्टेट के हाथ में भी होता है। बिहार में बहुत पहले से 1970 से मुसलमान लोग और बैकवर्ड कास्ट लिस्ट स्टार्टेड गेटिंग रिन्यूड, और बहुत सारे कास्ट हैं, अंसारी राइन जैसे, ये लोग बैकवर्ड कास्ट लिस्ट में तभी आ गए थे स्टेट लिस्ट में। तो इनको जैसे रिजर्वेशंस वगैरह जो लोकल स्टेट है वो सब मिलना चालू हो गया था। तो ये कॉन्शियसनेस ओबीसी की पहले से है, जरूरी ये नहीं है कि सब मंडल से ही है, ये पहले से, कि हर स्टेट में अपने उनने ये की लॉजिक की, और उसके हिसाब से ये ओबीसी स्टेटस मिलता गया। एससी लिस्ट सेंट्रली कंट्रोल्ड है, और क्योंकि एससी लिस्ट इज द ओनली कैटेगरी विच डील्स विथ अनटचेबिलिटी, people who experience or have experienced or are from communities that experience untouchability, they have to be addressed under the SC category. OBC category does not provide you any protection against atrocity. तो आप कैसे करोगे, जो आपका छुआछूत को आप कैसे हैंडल करोगे अगर आपको ओबीसी कैटेगरी में किया जाए? तो बात बार बार भूली जा रही है, बात रिजर्वेशंस की सिर्फ नहीं है। एससी कैटेगरी इज अ वेरी एम्पावरिंग कैटेगरी which gives the most oppressed of this country a voice, not only to get access to public spaces but to raise a voice against atrocities against them. छुआछूत से बचाता है। तो ये बहुत जरूरी फंडामेंटल पार्ट है, जिसका जवाब, इसमें जो भी सवाल है, इसमें ये लोग सोचते भी नहीं है कि छुआछूत है तो बचाना कैसे है, इनको बस चलने देना चाहिए।